तो दोस्तों हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी में एचसीएल तक पढ़ चुके थे। एचसीएल का जो फंक्शन था उस तक पढ़ लिया था और अभी उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज काफ़ी दिन बाद आपकी क्लास हो रही है एक तो, और बीच में इतने दिन का गैप रहा है, कोई बात नहीं। आगे आपको एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो खैर पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अभी लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? एचसीएल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दिवाली से पहले जो क्लास हुई थी उसमें एचसीएल के बारे एचसीएल तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। अभी क्या पढ़ना है हम लोगों को? आमाशय जो होता है, आमाशय की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है ना। तो प्रोसेस ऑफ स्टमक, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पूरा नोट्स बना लीजिए आप लोग। अगर लिखने का बाकी आप देख रहे हैं तो पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए बाद में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आमाशय में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है? इसमें रिएक्शन करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है आमाशय के आसपास? देखिए ये आमाशय बना हुआ है आपका, एक ऐसे ही बना दिया मैंने, वर्बली फिगर बनाया हुआ है। इसमें देखिए आसपास एक लेयर बना देता है। म्यूकस क्या करता है एक परत का निर्माण कर देता है, ठीक है। अंदर ही अंदर एक परत का निर्माण कर देता है म्यूकस। इसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पर कौन क्रिया करता है आमाशय में? आमाशय में दूसरे नंबर पर क्रिया करता है HCl। HCl की क्रिया जो होती है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, इससे पहले ही, ठीक है। तीसरे नंबर पर अपना क्रिया करते हैं रेनिन और पेप्सिन। ये दोनों क्रिया करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पर रिएक्शन करेगा म्यूकस, दूसरे पे HCl, तीसरे पर रेनिन और पेप्सिन क्रिया करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब तीनों की क्रिया के बाद जो भोजन, जो बचा हुआ फूड होता है ना, जब तीनों की क्रिया हो जाती है, तीनों की क्रिया के बाद जो बचा हुआ फूड होता है वो भोजन मतलब लुगदी टाइप का बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइम। ये लिखा हुआ है, मतलब जब क्रिया हो गई इसके बाद जो भोजन लुगदी की अवस्था में बचा उसको क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, इन तीनों जब ये सब क्रियाएं होती रहती हैं तो फाइनली जो हमारे पेट में जो फूड होता है वो कितनी देर तक रहता है? तो आंसर होगा 4 घंटे तक। हमारे पेट में जो खाना रहता है, स्टमक में जो खाना रहता है वो कितनी देर तक रहता है? 4 घंटे तक, ठीक है। इतना हो गया, आमाशय की प्रक्रिया में ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटेस्टाइन, आंत के बारे में। तो आंत में क्या है, पहले सबसे पहले आंत के बारे में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत। तो छोटी आंत की अगर बात की जाए तो इसकी लेंथ जो होती है 6 से 6.9 मीटर, मतलब 6 to 6.9 मीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसका मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य होता है इसका पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन प्लस अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पूर्ण पाचन और एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है इसका, मुख्य कार्य जो होता है। इसके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा जेजुनम मध्यांत्र, तीसरा होता है इलियम शेषांत्र। मैंने आपको जो फिगर बनवाए थे पिछली क्लास में उसमें देखना आप लोगों को सब चीज़ें दिखेंगी, वहाँ पर मैंने एक एक नाम लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम जो होता है ना, ये होता है सबसे ऊपरी भाग होता है। ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है, आप फिगर में देख लेना। और ड्यूडेनम क्या होता है, यह एक जंक्शन का कार्य करता है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अपने आप में क्या है, छोटी आंत का भाग है। और क्या बताया था, इसके साथ में इसी से लीवर जुड़ा होता है, इसी से हमारा क्या होता है, पैंक्रियास जुड़ा होता है। पीछे की क्लास में आप देखना, उसमें पूरा डिटेल से बताया है। हमारी ये तीनों चीज़ें एक साथ जब जुड़ती हैं तो ये एक जंक्शन का कार्य करता है। कौन? डेडुनम, ग्रैंडी, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस वाले भाग में होता क्या है, इस वाले भाग में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इस वाले भाग में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, मतलब वसा का पायसीकरण होता है। वसा का ड्यूडेनम में आप लोग लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, लिखा हुआ है, देखिए साइड में लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम वाले भाग में वसा का पायसीकरण होता है, ठीक है। पायसीकरण का मतलब क्या होता है? अब देखिए, वसा के पायसीकरण का मतलब होता है
कि जो वसा होती है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स में टूट जाती है। ठीक है, फैट होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, टिनी पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है, तो इतना काम कर दिया किसने? ग्रैंडी ने। छोटी आंत का जो पहला पार्ट है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है। दूसरा भाग क्या है? जेजुनम। आप लोग लिख लीजिए कि जेजुनम में क्या होता है। जेजुनम जो होता है, ये सेकेंड पार्ट, ये लिखा हुआ मध्यांत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या करता है? ये छोटी आंत के बीच का भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत के पहले ऊपरी भाग हो गया डेडुनम, दूसरा जेजुनम। तो ये क्या करता है? ये छोटी आंत के बीच का भाग होता है। इस वाले भाग में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। जेजुनम में इस वाले भाग में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट आ गया इलियम। इलियम क्या करता है? शेषांत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये छोटी आंत का जो होता है सबसे लोअर पार्ट होता है। फिगर में देखना तीनों पार्ट लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट पड़ता है। और ये सबसे मेजर पार्ट है। इलियम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है छोटी आंत का। ठीक है, इसका मेन भाग यही है इलियम। छोटी आंत का मुख्य भाग यही इलियम है, शेषांत्र। तो ये क्या करता है? ये जो हमारा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इलियम जो होता है हमारा, ये सीधे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि छोटी आंत में, जैसे छोटी आंत में जो डाइजेशन होता है कैसे हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो डाइजेशन होता है हो कैसे जाता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? विलाई पाई जाती हैं। विलाई जो होती है, विलाई छोटी आंत में, देखिए लिखा हुआ है विलाई हिंदी में। ठीक है, छोटी आंत में विलाई पाई जाती हैं। विलाई क्या करती हैं? इनका जो सरफेस एरिया होता है, इस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विलाई जो होते हैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया जितना होता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे डाइजेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या HCl से डाइजेशन होता है? तो HCl से डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, पेपर में आ भी सकता है, तो आप लोग इसको लिख लेना कि HCl से डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो उसको आगे पढ़ने के लिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी आंत के बाद मैंने इसका देखिए फिगर बना दिया है छोटी आंत का। पहले भी बनवा चुका हूँ मैं, पूरा डाइजेशन सिस्टम बनाया था, डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें छोटी आंत का आया था प्रॉपर, पूरा फिगर बनाया था मैंने। अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे ही वर्बली फिगर बना दिया है कि ऊपर ये पहला पार्ट है, ऊपर जो ए, उसको ए नंबर जो लिखा है इसको बोलते हैं ग्रैंडी। दूसरा बी नंबर, ये कौन सा पार्ट था? जेजुनम। और तीसरा ये जो सी नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इलियम। ठीक है, ये तुम्हारा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो बड़ी आंत ये वाली हो गई, और ये ग्रैंडी ऊपर हो गई। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? बीच वाला भाग जो मैंने बताया था, बीच वाले भाग की खासियत क्या होती है? ये सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जो होता है कौन सा होता है? बीच, ये जो सबसे इलियम जो शेषांत होता है, लोअर पार्ट, ये निचला भाग जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। सी नंबर वाला पार्ट ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से लेके 6.9 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसका क्या होता है? इसमें लंबाई इसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, छोटी आंत से ज़्यादा होता है। इसका जो डायमीटर होता है छोटी आंत से ज़्यादा होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि इस वजह से इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इस वजह से इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब ऐसे तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर होगा भी, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में लाइन खींच के कंपैरिजन कर दिया है। देखिए कि छोटी आंत क्या होता है,
एक तरफ डाल दीजिए छोटी आंत, एक तरफ बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.9 मीटर, 6 to 6.9 मीटर। बड़ी आंत की 1.5 मीटर। ठीक है। इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास जो होता है, छोटी आंत का व्यास डायमीटर जो होता है बड़ी आंत से कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होती है? पूर्णता पाचन के साथ साथ अवशोषण भी करती है। पूर्णता पाचन, कंप्लीट डाइजेशन करती है, प्लस एब्जॉर्प्शन भी करती है। बड़ी आंत का कार्य सिर्फ और सिर्फ होता है पूर्णता अवशोषण, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत के जो होता है 3 भाग होते हैं। देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है बड़ी आंत का। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग होता है आपका सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। ठीक है। तो इनकी हिंदी सेम है, इंग्लिश भी सेम है। सीकम, कोलोन उसकी लिख लीजिए, मलाशय की रेक्टम। ठीक है। अब जो यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो बड़ी आंत में एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए इसको, कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बड़ी आंत में एक जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया करता क्या है? ये जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन के होता है ना, उसके उत्पादन में सहायक होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन B12 और विटामिन के उत्पादन में सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कि जो हमारा सीकम होता है, फर्स्ट भाग जो इसका होता है, उसका देखिए एक निकला हुआ भाग है ये बाहर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर मैंने यहाँ पर लिख दी है। अपेंडिक्स की लंबाई होती है 2 इंच। ठीक है। और बताया था मैंने कि हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ये घास फूस जो होता है उसके पाचन में सहायक होती है, हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है। ये बगल में आपका बड़ी आंत का फिगर बना हुआ है। अब छोटी आंत भी हो गई आपकी, बड़ी आंत भी हो गई। धीरे धीरे सारी चीज़ें विधिवत तरीके से की जा रही हैं। इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग वो पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथि। ठीक है। ये सभी जितनी भी आपकी पाचन ग्रंथि होती हैं इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब हिंदी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब इसमें जो डक्ट्स पाए जाते हैं, डक्ट्स मतलब वाहिका पाई जाती हैं। डक्ट्स का मतलब क्या होता है? वाहिका पाई जाती हैं। जितनी भी, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितनी भी आपकी पाचन ग्रंथियां होंगी इनको क्या बोलेंगे? इनको सभी को बोलेंगे वाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। इसमें डक्ट्स पाई जाती, वाहिका। वाहिका मतलब छोटी छोटी नली होती हैं, जो भी सब्सटेंस ये निकालेंगी, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो भी सब्सटेंस निकालेंगी उनको ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलाती हैं, एक छोटे से पाइप के माध्यम से मिलाएंगी, इनको डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये जो आपके लिखा हुआ है, ये क्या करती हैं? ये एंजाइम का श्रावण करती हैं। ठीक है। सीक्रिएशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का श्रावण करती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? तो पहली आपकी सैलाइवरी ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में, जिसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। ठीक है। अब इसमें टोटल 3 ग्लैंड होती हैं सैलाइवरी ग्लैंड में। तो टोटल 3 ग्रंथि होती हैं। कौन कौन सी? टोटल 3 होती हैं। एक सबलिंगुअल, एक नंबर, दूसरा सब मैक्सिला, तीसरा होता है सब मैंडिट्यूलर। ठीक है। ये जो आपकी
सब लिंगुअल होती है, गर्दन के सामने की तरफ देखेंगे आप, ऊपर की तरफ दोनों तरफ होती है। गर्दन से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के आएंगे तो हमारे दोनों तरफ होती है। सब मैक्सिला जो होती है, सब मैक्सिला होती है, ऊपर वाला जो होंठ होता है उसके बीचों बीच पीछे की तरफ दोनों सब मैक्सिला होती है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर जो होती है ठोड़ी के सामने से देखने पे ठोड़ी के पीछे की साइड, मतलब सब ये जो आपकी सब मैंडिबुलर होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल क्या होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है सब लिंगुअल, ठीक है। अब सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारी होगी सबलिंगुअल। इसके बाद सैलाइवरी ग्लैंड से जो लार निकलती है, हमारे मुंह में जो सैलाइवरी ग्लैंड से जो लार निकलती है वो कितनी होती है, 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में हमारे मुंह में 1.5 लीटर लार निकलती है, ठीक है। अब जो लार निकलती है उसका पीएच वैल्यू होता है 6.8, मतलब 6 से नीचे जाने पर कोई भी चीज़ अम्लीय होने लगती है। पीएच वैल्यू अगर उसकी 6 से नीचे है और 6 से ऊपर जाने पर वो चीज़ क्षारीय होने लगती है। तो इसका कितना वैल्यू, पीएच वैल्यू 6.8, तो ये क्षारीय होती है। इसके बाद आता है कि हमारी जो लार होती है उसमें पाया क्या क्या जाता है। तो हमारी लार में जो होता है 1% एंजाइम होता है, 1% एंजाइम होता है, 99% जल होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी उनसे एंजाइम निकलता है। तो यहाँ पर 1% एंजाइम पाया जाता है, 99% जल पाया जाता है, ठीक है। अब जो 1% एंजाइम पाया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो आपका एंजाइम में होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम अब आप लोग लिख लीजिए इसके बाद कि जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है, ये हमारे मुंह के अंदर ही जो हम भोजन करते हैं फूड में जो मौजूद बैक्टीरिया होता है उसमें उसको खत्म करने का कार्य करता है, कौन, लाइसोजाइम, ठीक है। और जो दूसरा आपका है टाइलिन, ये क्या करता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है, शर्करा का आंशिक पाचन करता है ये, ठीक है। अच्छे से आपको मैंने पहले बताया था, पहले वाले इसके लेक्चर में, एक दो लेक्चर पहले बताया था कि पार्शियल डाइजेशन क्या होता है। स्टार्च को मैंने बताया था उसमें माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना पार्शियल डाइजेशन होता है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होता है, एंजाइम अगर देखा जाए तो बेसिकली एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं एंजाइम, ठीक है। मतलब एक प्रकार के प्रोटीन समझ लो आप। तो ये एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार से कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। लिख लेना, अगर आपको लिखने लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप समझ लेंगे तो भी ठीक है, अगर आपको लगे तो आप लिख सकते हो। तो जो ये एंजाइम होते हैं ये एक तरह से कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट होते क्या हैं, कैटलिस्ट होते हैं ये प्रक्रिया को, किसी प्रक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ प्रोसेस इंक्रीज। एंजाइम हो गए हमारे एक तरह से कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये प्रक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब एंजाइम के बिना भी पाचन हो जाएगा, एंजाइम नहीं होंगे तब भी पाचन हो जाएगा, बट उतना बेहतर तरीके से पाचन नहीं होगा। जैसे ऐसे समझ लो आप कि जैसे आप बाइक में मोबिल डालते हो, ठीक है, ये क्यों डाला जाता है, उसको बूस्ट रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए। तो मोबिल क्या करता है, वहाँ एक प्रकार से कैटलिस्ट का कार्य करता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को दूध वगैरह ना दो तब भी वो पल तो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसको बचपन से दूध वगैरह अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी तो उसका जो बॉडी होगी, मतलब अच्छे तरीके से वो, उसके अंदर बीमारियां कम, मतलब उसकी इम्यूनिटी वगैरह अच्छी होगी और सब कुछ, मतलब एक प्रकार से आप समझ तो गए होंगे कि मेन इसका एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रक्रिया को, दर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लीवर, लीवर के बारे में, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लेना, पेपर से पहले पहले ख़त्म करवा देंगे आपका ये।
तो अभी दिवाली के बाद ये बीच में कुछ दिन की छुट्टियां पड़ गई जो दिवाली के समय, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। चाहता तो वीडियो बना भी सकता था बट टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी आगे हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेली कम से कम एक वीडियो तो आपको मिलती ही रहे, और जिस दिन सही लगा उस दिन 2-3 वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब आपका खैर वीडियो में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है। तो चैनल को प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी फ्री में पढ़ सकें। और पूरा मैटर आपको हर एक चीज़ देख लीजिए, आप खुद ही आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि मैटर एकदम से अच्छा है, और आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा तब आप कोई भी बुक ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर आप उससे लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।